नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी स्पेशल प्रोग्राम सिक्के का दूसरा पहलू में। मैं हूं नीलेश फरकाड़े और आज हम जिस शख्सियत से मिलने वाले हैं वो जुड़ा है हर किसी के व्यवहार से। जी हाँ, व्यवहार ये वो चीज़ है जो एक समाजशील प्राणी यानी कि इंसान की सबसे ज़रूरतमंद बात है। अब इस बात में क्या है, आज आप मार्केट जाते हैं, खरीदारी करते हैं, किस तरह से वो होती है इसका एक एरिया बना हुआ था, एक उसका रेशो बना हुआ था। मगर इस डिजिटलाइजेशन के युग में ये बहुत ही वाइड एंगल हो गया है। वाइड एंगल इसलिए क्योंकि आज आप अमेरिका में बनने वाली चीज़ यहाँ पर खरीद सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग आ गया है। ये किस तरह से बदला और साथ ही साथ कोरोना के आने के बाद इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ा है और साथ ही साथ जो स्थानिक व्यापारी है उनकी क्या स्थिति है, इन सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है बीसी भरतिया सर। ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सर कैट के अध्यक्ष है और साथ ही साथ नागपुर के यशस्वी व्यापारियों में उनका शुमार है। सर सबसे पहले तो आप हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भरतिया सर, सबसे पहला सवाल, हम आज से 5 से 7 साल पहले से देख रहे हैं, अब तो उसका कवरअप बहुत ज़्यादा हो गया है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग आई है ये स्थानिक व्यापारियों के लिए किस तरह फायदेमंद या नुकसानदेह है, उसके बारे में सबसे पहले बताइए। देखिए, हमें बात समझना चाहिए कि समय समय पे व्यापार करने के तरीके में करवटें आती रहती हैं जी। उसी प्रकार जो ग्राहक है उसको खरीदारी करने में बदलाव आते रहता है। व्यापारी उसको ध्यान रखते हुए अपने आप को बदलता है। अगर आप देखेंगे, पहले जब सेलर्स मार्केट था तो बायर के पास, खरीदार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। दुकानदार ने जो दिया, जितना दिया, जो भाव में दिया उसको लेना है, क्योंकि वो शॉर्टेज का ज़माना था। फिर धीरे धीरे जब उपलब्धता बढ़ती चली गई तो बायर्स मार्केट आया, तो खरीदार ये माल है क्या, नहीं है तो दूसरी दुकान में जाने लगा, क्योंकि एक ही माल के 2-2, 3-3 निर्माता हो गए। तो व्यापारी को भी अपने आप में बदलाव लाना पड़ा। वो हर कंपनी का माल रखने लगा। पहले कपड़े, ज्वेलरी ये सब बांध के रखते थे और ग्राहक को देख के कौन सी गठरी खोलना वो बता दे। बाद में जब ग्राहक अलग तरीके के आने लगे तो दुकानों में रैक्स में सामान सजाने लगे, फिर शोरूम बनने लगे, पुतले खड़े किए गए, कपड़े पहना के ग्राहक को आकर्षित करने के लिए किए गए। आप ये देखिए, सारी चीज़ें बदलती चली गई। फिर आया कन्वीनियंस कि भाई मेरे को वहाँ पार्किंग के लिए जगह है, मैं वहीं खरीदूंगा। तो फिर बड़े बड़े मार्केट्स बनने लगे जहाँ पार्किंग सुविधा, टॉयलेट सुविधा, वहाँ ग्राहक जाने लगा। आज की परिस्थिति में कन्वीनियंस और कन्वीनियंट, मेरे को शॉपिंग करने में आरामदायक होना चाहिए। अगर मैं ऑफिस में या दुकान में बैठ के कर सकता हूँ, या जब मेरे को करना है, रात को करना है, दिन को करना है, मैं कर सकता हूँ। ऐसी परिस्थिति में आज है। इसलिए ऑनलाइन मार्केट 24/7 365 दिन खुला बाजार है। इसके लिए इसका भविष्य उज्जवल रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर सर, स्थानिक व्यापारियों पर इसका कैसा असर है? देखिए, आम लोग जब देखते हैं कि यहाँ पर जो दुकान लगाकर बैठे हैं, हम बर्डी का, नागपुर की बात करते हैं, बर्डी, महाल, ये ऐसी एरिया है जहाँ पर लोग अपने दुकान लगाकर बैठे हैं। कई सालों की उनकी मेहनत है, लाखों रुपए का उनका शॉप होता है, मगर उनको इस ऑनलाइन मार्केटिंग से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ रही है। तो ये किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए, फिर जो मैंने आपसे कहा कि आपको ग्राहक के हिसाब से काम करना है। पहले इतवारी बाजार था, बर्डी बनने लगा, लोग बर्डी आने लगे तो इतवारी के लोगों ने बर्डी में खोल लिया। फिर धर्मपेट डेवलप होने लगा तो बर्डी के लोग धर्मपेट में भी दुकान खोल लिए। तो ये मल्टीपल दुकान है। दुकानों में क्या होता है, माल रखना, स्टॉक रखना, आदमी रखना, यानी दुकान खोलने के खर्चे बहुत ज़्यादा है। मगर डिजिटल दुकान, जो ऑनलाइन दुकान है, ये खोलने के लिए आपका कोई खर्चा नहीं है। जो आपका स्टॉक है वही स्टॉक में आपको डिस्प्ले करना है और वो डिस्प्ले करके, स्टॉक डिस्प्ले करके ग्राहक आएगा, माल भेजना है। तो समय के अनुरूप व्यापारी को बदलना पड़ेगा। सिर्फ रोते रहना कि भी मैं क्या करूं, इससे काम नहीं चलेगा।
बिल्कुल। सवाल ये है निश्चित तौर पर ये तो कहीं ना कहीं बदलना तो व्यापारियों को भी पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक अपनी सहूलियत के हिसाब से शॉपिंग करना चाहता है, और शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है जो वो अपने आनंद के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, मगर उसमें समय अगर उनके हिसाब से हो तो और भी अच्छा। सर, मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण सवाल है इस इंटरव्यू का, लेकिन शुरुआत ऐसा कहेंगे कि इसी से हो रही है। कोरोना 2 साल से दीपावली को अफेक्ट कर रहा है। अब दीपावली आ रही है और साथ ही साथ व्यापार भी व्यापार को 4 चांद दीपावली में ही लगते हैं, ये भी उतना ही सच है। 2 सालों से निर्बंधों के साथ दीपावली में हमने मनाई, इस बार निर्बंधों से मुक्त दीपावली आ रही है और साथ ही साथ मार्केट बढ़ रहा है। मगर इसी के साथ स्थिति ये भी है कि लोगों ने ये सीख लिया है इस कोरोना के दौरान कि हमें कितना खर्चा करना है और कितना बचाना है, क्योंकि दीपावली ऐसा त्यौहार होता था जिसमें लोग दिल खोलकर खर्चा करते थे। तो इस बार की स्थिति किस तरह से होगी देखिए, व्यापारियों के नजरिए से? हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारे जो ग्राहक हैं अब ये भी मैच्योर हो रहे हैं। पहले क्या था कि एक मानसिकता थी, मेरे को खरीदना है जी, मेरे को खर्च करना है जी, और ये मानसिकता से लोग पहले खरीदारी करते थे। आज क्या पोजीशन है, मेरे को क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, इतना ही खरीदना है क्या, यही खरीदना है क्या, अभी खरीदना है क्या, ये विचार अपने मन में लाने लगे हैं। तो अब जितना ज़रूरी है, अत्यंत ज़रूरी है, वही खर्चा हो रहा है, नहीं तो पैसा बचा के रखो। हमने कोरोना ने दिखा दिया कि वैभवशाली जीवन से ज़्यादा ज़रूरी है आरामदायक जीवन जी। तो वैभव में, अपनी रहन सहन में खर्चा करके तुम कुछ हासिल नहीं करोगे। आरामदायक जीवन के लिए जरूरी और उच्च स्तर की चीज़ों का आप ग्रहण करें तो ही आपका जीवन सफल रहेगा। इसलिए खर्चों में कटौती आ गई है। तो व्यापारियों पे और व्यापार पे किस तरह से असर पड़ेगा सर? तो निश्चित रूप से अगर ग्राहक खर्चा नहीं करेगा तो उसकी बिक्री कम हो जाएगी। तो व्यापारी भी अब ये समझ रहा है कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं बाज़ार में रखूं, अपनी दुकान में रखूं, और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उसको मैं न रखूं, क्योंकि व्यापारी का भी पैसा लग रहा है। इसलिए आप देखिए कि कई एमएसएमई इंडस्ट्रियां अपना माल बेच नहीं पा रही। देखिए, पूरे अगर आप सामान को 3 हिस्सों में हम लोग अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में विभाजित करते, नेसेसरी जरूरी, कंफर्ट आरामदेह, और लग्जरी आराम की, अयाशी की चीज़ें। आज ग्राहक सिर्फ नेसेसिटीज यानी आवश्यक वस्तु और थोड़ी बहुत कंफर्ट। यानी आप भी मानेंगे कि व्यापारियों का इस बार व्यापार करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, उसमें क्या चीजें रखनी चाहिए और क्या नहीं, इस पर व्यापारियों को भी सोचना पड़ेगा। इस बार सोच ही रहा है और बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ रखना नहीं चाहता, क्योंकि ग्राहक अपनी औपचारिकता पूर्ण करने के लिए सिर्फ सामान लेता है और कोशिश करता है कम पैसे का सामान लूँ। इसलिए निश्चित रूप से महंगे जो आइटम है वो नहीं बिकते। बिल्कुल सर। और इसी से जुड़ी हुई एक बात कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बार कहा है कि आप स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी चीज़ें खरीदें, और उन्होंने ये खुले तौर पर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा आह्वान किया है जनता को। साथ ही साथ सिचुएशन ऐसी है कि उन्हीं के पार्टी से जुड़े हुए गुजरात के मुख्यमंत्री अमेजोन से करार कर रहे हैं, तो ये विरोधाभास भी सामने आ रहा है। तो व्यापारी इन चीज़ों को व्यापारी या आम जनता किस तरह से ले रही है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत, लोकल के लिए वोकल, ये जो बातें हैं स्वदेशी, ये अर्थव्यवस्था को जमीनी स्तर से उठाने की बातें हैं। ये बहुत ज़रूरी है और हम सब लोगों ने इस बात का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा खर्च किया हुआ पैसा मेरे किसी भाई के पास जाएगा तो वो पैसा वापस हमारे पास ही आएगा, यानी देश की अर्थव्यवस्था का पैसा देश में ही घूमता रहेगा। जब हम किसी विदेशी का माल लेते हैं तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का पैसा बाहर चला जाता है। इसका मतलब खर्च करने की कैपेसिटी मेरे देश के अंदर की कम होती चली जाती है। ये हमको समझना जरूरी है। निश्चित रूप से जो पुराने मुख्यमंत्री गुजरात के,
उन्होंने जो करारनामा किया अमेज़ॉन से कि हमारे लोगों को ट्रेनिंग दो, अरे भारतीय व्यापारी से करते ना तो भारतीय व्यापारी बताता ट्रेनिंग कैसे होती, विदेशी क्या ट्रेनिंग देगा, वो तो हमारी सब आइटम्स लेके चला जाएगा। कैसी बात करते। या हमारे हेल्थ मिनिस्टर, अरे हेल्थ मिनिस्टर को भी बोलना चाहिए कि स्थानीय दुकान से माल खरीदो, ऑनलाइन क्यों खरीदने बोलते। ये लोगों की सोच में और प्रधानमंत्री जी की सोच में दिन और रात का फर्क है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है वही हमको करना है, ये मंत्रियों की बातों में नहीं आना। इसी साथ में एक बात जुड़ी हुई सर, हम उसमें भारतीय व्यापारी उसमें कम कहाँ पड़ रहे हैं? क्या हम ऑनलाइन नहीं हैं इस वजह से पीछे कम रह रहे हैं, या फिर हमें उतनी ताकत के साथ हम खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से भारतीय व्यापारी पीछे? नहीं, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक चीज समझा के आपको चलते हैं, आप उसको ग्रहण नहीं करते, ये व्यापारियों की कमजोरी है। प्रधानमंत्री जी ने कहा डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री जी ने कहा स्किल इंडिया। हमारे व्यापारियों के बच्चे इंजीनियर है, ये सब आधुनिक टेक्नोलॉजी जानते हैं, मगर ये अपने आप को समय के अनुरूप बदलना नहीं चाहते। इस वजह से नहीं तो दुकान डिजिटल आने में क्या परेशानी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के माध्यम से हम लोगों ने भारत ई मार्केट शुरू किया कि हमारे व्यापारी निःशुल्क अपनी दुकान खोले, हमारे व्यापारी ट्रांजैक्शन करें, कोई पैसा नहीं लगेगा। एक मोबाइल के जरिए आप अपनी डिजिटल दुकान खोल सकते हो, कोई पैसा नहीं, और जो आपका एग्जिस्टिंग स्टॉक है वही तो आपको देना है, फोटो तो देना है, कौन से पैसे लग रहे हैं। सर इसमें डिटेलिंग फिर से आपको माफ कीजिए, आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये जरा विस्तार से बताइए कि किस तरह से एक आम व्यापारी इसमें जुड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि हम कहते हैं कि हम डिजिटल में हम बहुत पीछे हैं, मगर देखिए शुरुआत कैट के माध्यम से और बाकी सर के माध्यम से ये हो चुकी है कि आम व्यापारी, छोटा व्यापारी अपनी दुकान को डिजिटल कर सकता है। किस तरह से उसका प्रोसेस है सर, उसके बारे में देखिए हमको एक चीज समझना है, कोई भी ग्राहक बाजार में आता है, मार्केट में आता है, इंडिविजुअल दुकानों में नहीं आता। आपने ऑनलाइन अपनी इंडिविजुअल दुकान खोल भी ली तो वो एक आइसोलेशन में स्टैंड अलोन दुकान जिसको बोलते हैं वो होगी। जी। अगर मार्केट में दुकान खोलेंगे तो ग्राहक मार्केट में आएगा, फिर वो कोई भी दुकान में जाए। सही बात। हम लोगों ने भारत ई मार्केट नाम से हमारा ऐप लॉन्च किया है। ओके। आप प्ले स्टोर में जाके भारत ई मार्केट डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर अपना KYC करके अपने आप को रजिस्टर कर लो। अब वहाँ पर आपके पास पासवर्ड भी आ गया, अब वो पूरा आपके कंट्रोल में आ गया। आप अपनी दुकान वहीं से खोल लीजिए, क्या नाम दुकान का देना है वो आपको वहीं पर टाइप करना है, या फिर अपनी जो एग्जिस्टिंग दुकान है उसी का नाम दे सकते हैं। कोई भी नाम, जो नाम आपको देना है, क्योंकि लोकल ग्राहक आपको लोकल नाम से जानता है तो आपने वही नाम देना चाहिए। सही बात। और ये हाइपर लोकल मॉडल है, यानी नागपुर का आदमी को पहले नागपुर की दुकान दिखेगी, और हमने पूरा कंट्रोल किया है पिन कोड के माध्यम से। तो मैं जिस पिन कोड का रहवासी हूँ, जब मैं पिन कोड डालूंगा तो मेरे पिन कोड की दुकानें मेरे को पहले दिखेगी, ताकि स्थानीय दुकानदारों का माल बिके। उसके बाद अगर ग्राहक चाहता है तो वो और फैला सकता है दायरा और पूरे हिंदुस्तान में घूम सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है। मगर मेरे व्यापारी को आप पहले आता है, इसमें जब वो खरीदता है सीधा ऑर्डर आपके पास आता है, आप उसको माल डिलीवर करते हो, पैसा वो देता है, पैसा भी एक अलग एस्क्रो अकाउंट में रहता है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं। 48 घंटे के बाद वो पूरा पैसा आपके पास चले जाता है, कोई कटौती नहीं, कुछ नहीं, और सब ऑटोमेटिक है। तो इस तरीके से जब हम आएंगे, जब जो माल डालना है आपको ही फोटो डालना है, आपको इसका रेट लिखना है, आपको रेट बदलना है आपके हाथ में, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट है, आप अपनी दुकान में लिख भी सकते हो कि मेरी दुकान में ऑनलाइन खरीदने के लिए ये मेरा वेब एड्रेस है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। और ये ही भविष्य है, इसको बहुत तेज़ी से भी दिवाली ये सब होने के बाद इसका बहुत तेज़ी से प्रचार करेंगे। निश्चित तौर पर दोस्तों आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं और या आप व्यापार करते हैं और आपकी शॉप अगर कहीं पर भी है, बर्डी हो, इतवारा हो, या फिर जहाँ पर भी हो,
आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर ढूंढते हैं, तो सर ने जैसे बात कही, ये बात सही है कि स्टैंड अलोन अगर कोई दुकान आप खोलते हैं या फिर अपनी पर्सनल वेबसाइट अगर खोलते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पर आपके पहचान के लोग ही जाएंगे, मगर नए लोगों से जुड़ने के लिए आपको मार्केट में आना पड़ेगा। और ये एक डिजिटल मार्केट है जिसके माध्यम से लोग वहां पर अपनी शॉप खोलकर अपना काम कर सकते हैं और जाहिर तौर पर उसमें मुनाफा भी काफी अच्छा कमा सकते हैं। सर, एक मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल था कि कुछ ऑनलाइन ऐप्स इंडियन भी हैं और उसमें काफी महंगे कपड़े होते, महंगी चीजें होती, कपड़े या फिर जो भी चीजें आप खरीदना चाहें, जो बाकी विदेशी ऐप है जिसमें अमेजोन वगैरह भी आते हैं, उनका रेट ऑफ मार्जिन बहुत कम रहता है। तो क्या सरकार की तरफ से इसमें कुछ है या फिर उसमें से कोई नहीं, आप दो तीन चीज समझें। एक तो वाकई सस्ता है क्या, ये भी समझना जरूरी है। कई बार भ्रमित करने का भी होता है, तो वो भी समझना जरूरी है। मैं आपको समझाता हूँ। ब्रांडेड कंपनी का 1 किलो का पैकेट वहाँ 150 रुपए का रहेगा और उसको काट के वो 130 रुपया लिख देंगे। ओके। तो हमको लगता है ब्रांडेड आइटम 150 का 130 में मिल रहा है। वही कंपनी का वही माल अगर 100 ग्राम का पैक देखोगे तो वो आएगा 10 रुपए का। ओके। ऐसे कई आइटम हैं, यानी 100 ग्राम 10 रुपए का, यानी 1 किलो 100 रुपए का। और आप खरीद रहे 125 में, ये सोच के कि आपको 25 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है। तो ऐसे भी ये भ्रमित करती है। दूसरा, इनके फंडर्स हैं, ये नुकसान में 4000 करोड़ 4500 करोड़ साल का ये नुकसान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक अर्थव्यवस्था की जंग चल रही है, विश्व युद्ध आज चल रहा है कि कौन सी अर्थव्यवस्था के ऊपर किसका कितना कब्जा हो जाए। तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो ये जंग में ये लोग पैसे डालते जा रहे हैं। इसलिए डाल रहे हैं कि ग्राहक हमारी तरफ आकर्षित होता जाएगा, तो जो पारंपरिक दुकानदार है ये धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, इनको वो उन चीज़ों की आदत डाली जा रही है, फिर आगे चल के आदत से मजबूर इंसान तो कुछ भी कर सकता है। ये बात भी मैं आपको एग्जांपल दूं। जब हम लोग बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे जी, तीसरी चौथी की भी बात करूं मैं, मेरे को अभी भी याद है, ये चाय बनाने वाली कंपनियां वहाँ स्टॉल लगाती थी जी। लड़कियों को सिखाती थी चाय कैसे बनाना और हम लोगों को सिखाते थे पीना कैसे। आज क्या परिस्थिति हो गई? चाय के बिना तो दिन नहीं निकलता। ये तरीका होता है। एक एक अपने इसको बोलते बाजारीकरण। जिस माल की जरूरत नहीं है उस माल को निर्मित करना और फिर ग्राहक को उस माल की आदत लगवाना, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सारे माध्यम से उसकी आदत लगाना, इसको बोलते अपने माल का बाजारीकरण करना। और ये सब अब जो चल रहा है ये बाजारीकरण चल रहा है। सर, थोड़ा सा मुद्दे को अब दूसरी तरफ ले जाते हैं। कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत पीछे आ गई थी, व्यापारियों की स्थिति बहुत बेकार हो गई थी। अब स्थिति ऐसी हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख का पैकेज घोषित किया था। आपको ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि आप कैट के भी अध्यक्ष हैं और निश्चित तौर पर व्यापारियों के संगठन का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 20 लाख का पैकेज किस तरह से आया और किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में जरा बताइए। एक तो मैं पहले बता दूं, ये 20 लाख करोड़ का है। ओके। 20 लाख करोड़ का पैकेज है जी। और पैकेज अलग अलग तबकों में आया है। ठीक है, इसमें व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं है। या तो किसानों को दिया है, या जो कंपनियां थी जिनको बैंकों का जिनके ऊपर कर्जा था उनको सहूलियत पहुंचाने के लिए दिया है, या उनको अतिरिक्त कर्ज दे दिया जो बाद में इनको वापस करना है। तो जो एक उम्मीद थी कि बाजार में इतना पैसा आएगा, उतना पैसा कहीं बाजार में दिखा नहीं। कुछ पैसा आया होगा जो किसानों के पास गया, वो बिकने आया, माल खरीदा उन्होंने, ठीक है, मगर अधिकांश पैसा सिर्फ किताबों में जमा खर्च होकर बराबर हो गया। इसका जमीनी फायदा आम व्यापारी को कहीं देखने में नहीं मिला। यानी जाहिर सी बात है कि व्यापार को इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बस वो कागजों में लिपटा रहा और कागजों से ही चला। खैर कोई बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोचकर ये सारी चीजें की होगी। तो दोस्तों, व्यापार की बात जब आती है तो निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति उससे जुड़ जाता है, क्योंकि या तो वो ग्राहक होता है या तो वो विक्रेता होता है।
और जब बात अगर ग्राहक की आती है तो निश्चित तौर पर वो अपना नफा और नुकसान दोनों चीज़ें देखता है। अब डिजिटल मार्केटिंग ने स्थानीय व्यापारियों की कई परेशानियां बढ़ा दी हैं, मगर सर ने जैसे कि कहा कि स्थानीय व्यापारी भी इसमें अपना सिक्का उछाल सकते हैं, अपना सिक्का सिद्ध कर सकते हैं, और उसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म भी सर के माध्यम से, कैट के माध्यम से आया हुआ है। सर, दूसरा सबसे बड़ा सवाल, हम कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं व्यापारीकरण में जो आज तक कभी नहीं हुई, जो इस काल में हो रही है। जैसे कि आरबीआई का एक उदाहरण लेते हैं। आरबीआई ने पहली बार एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है, आज तक कभी ऐसा देखा नहीं गया, मगर पहली बार ये हो रहा है कि उन्होंने गोल्ड की एक एडवर्टाइजमेंट दी है। तो ये किस तरह का, क्या सही में ये अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए हुआ है, या फिर आरबीआई की स्थिति भी अब डावाडोल? नहीं, देखिए, एक तो पहले आप ये समझ जाएं कि देश का पूरा जो रुपया है तो इसके सामने गोल्ड है। जो रिजर्व बैंक रुपए निकालती है, सामने गोल्ड रखती है, तो गोल्ड का, देश का गोल्ड का भंडार ये रिजर्व बैंक के पास। और जैसी मालूमात आई है, सच्ची है कि गलत है मुझे नहीं मालूम, मगर वो भंडार नागपुर के रिजर्व बैंक के तलघर में रखा हुआ है, ऐसा बोलते हैं जी। मगर इसको एक छोटे दायरे में ना देखें कि रिजर्व बैंक ये कर रही है। रिजर्व बैंक कोई अपना खजाना नहीं बेच रही या दे रही। अब बात समझने का प्रयास करें कि हमारे देश में उपभोक्ता की सोच कैसी है। हमारे यहाँ सोना जो है यही एक सुरक्षा का साधन माना जा रहा है, पुरातन काल से अब तक, पुरातन काल से जी। और अगर कोई भी व्यवहार करना है उसमें सोना चांदी नहीं दिया तो व्यवहार अधूरा माना जाता। बिल्कुल, सबको सोना ही होना सही। तो जिस देश में इस प्रकार से सोने की मांग होगी, और सोना हमारे देश में तो होता नहीं, ये आयात होता है, तो सोना आयात करने के लिए हमारे सरकार को कितनी विदेशी मुद्रा जानी पड़ती है। ओके। जितनी विदेशी मुद्रा जाती है उतना डॉलर के सामने रुपया महंगा होता चला जाता है, यानी डॉलर महंगा होता है, रुपया कमजोर होता है। तो हम लोग पेट्रोल डीजल सब चीज़ें खरीद रहे हैं और बोल रहे हैं ये महंगा क्यों हुआ, क्योंकि वो डॉलर से खरीदना होता है और रुपए के सामने डॉलर बहुत महंगा है जी। और उसका एक कारण यह भी है कि सोना हमको आयात करना पड़ता। बिल्कुल, सरकार का ये सोचना है कि घर घर में सोना पड़ा हुआ है। तो अगर आप जो एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हो तो उसके पहले और भी एडवर्टाइजमेंट आई कि गोल्ड बॉन्ड्स ले लो आप, यानी अपने घर का सोना आप बैंक में रख दो और उसके सामने बॉन्ड ले लो, ताकि जब भी आपको सोने की जरूरत हो वो बैंक आपको सोना दे देगा। बिल्कुल। इससे क्या हो गया, मेरे देश में जो सोने का खजाना है ये चले गया बैंक के पास। और अब आपको सोना खरीदना है या किसी सोनार को सोने के आभूषण बनाना है, वो आयात क्यों करे? वो रिजर्व बैंक से सोना ले ले। अगर उसको सोने के आभूषण का निर्यात करना है तो हमारे ही सोना लेके निर्यात करे। इससे बहुत बड़ा ये जो विदेशी मुद्रा का भंडारण है ये बढ़ता चला जाएगा और निश्चित रूप से हमारा रुपया मजबूत होगा डॉलर के सामने। पेट्रोल की भी कीमतें कम होगी इस कारण। तो कहने का मतलब मेरा बहुत सिंपल है कि सरकार ने बहुत अच्छी सोच, बहुत दूरगामी सोच करते हुए यह योजना लाई है। हमारा घर में जो सोना पड़ा है वो न तो ब्याज कमा रहा न कोई काम का है, और एक उसको सिक्योरिटी के लिए एक हमारे को टेंशन रहता है चोरी ना हो जाए, ये ना हो जाए। इससे तो अच्छा है कि अभी सब डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में रहता है, डिजिटल फॉर्म में रहता है। अब हमारा सोना हम बैंक को दे, उतने ही वजन का या जो भी उसकी प्योरिटी के हिसाब से हमको बॉन्ड आ जाए, वो डिजिटल रखें, अपना नॉमिनी अपॉइंट करके रखें, तो अपना माल अपने पास सुरक्षित। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल, ये जानकारी तो आपने बहुत अच्छी दी। आखिरी सवाल आपसे इस इंटरव्यू का कि जनता से क्या आह्वान करेंगे? दिवाली आ रही है, व्यापार बढ़ना चाहिए, व्यापार चक्र अगर घूमेगा तो जाहिर सी बात है कि देश का विकास होगा और साथ ही साथ पैसा खिलेगा और हर किसी की जेब में पैसा होगा। क्या कहेंगे जनता से? नहीं, देखिए, मेरा जनता से एक ही निवेदन है कि दूसरे के घर में दिए जलते हुए को अपने घर में दिए जल रहे हैं ऐसी दिवाली बनाएं। हर घर में दिए जले, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। किसान का माल, कुम्हार का माल, फुटपाथ पे जो लोग बैठ के सामान बेच रहे हैं इनका माल,
अगर हम खरीदते हैं तो निश्चित रूप से हमारे घर में भी दिवाली होती है, उनके घर में भी दिवाली। बहुत ज़्यादा ब्रांडेड आइटम है सब। अब हमें देखिए ना, हमको अभी मीठा नमकीन बांटना है, घर में ही हमारी वाइफ बना रही है और घर का ही बना हुआ सामान हम बांट रहे हैं, मीठा हो या नमकीन हो। तो हम मिठाई बांटें या ब्रांड बांटें, ये हमको सोचना है। आप दिवाली पे मिठाई बांटिए, फल बांटिए, किसानी वस्तु बांटिए, साधारण लोगों के माल की वस्तु बांटिए। हमें खुशियाँ बांटना है, हम पैसे नहीं बांट रहे, ब्रांड नहीं बांट रहे। खुशियाँ बांटने के लिए आपने जो भी दिया वही सर माथे पे रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ऐसा सबसे आह्वान है कि दूसरे के घर की दिवाली अपने घर की समझे और उसके घर में दिए जलते हुए देखकर हम खुश रहे। यही आप लोगों से आह्वान है। खूब खर्च करके दिवाली बनाना ये उचित नहीं है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है दोस्तों, दिवाली खुशियों का त्यौहार है, खुशियाँ बांटने का त्यौहार है, और ये अगर हम कर पाए तो निश्चित तौर पर ये त्यौहार हम अच्छी तरीके से मना पाएंगे। सर, बहुत समय निकालकर आप हमारे स्टूडियो में, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो ये थे BC भरतिया सर, जो कि हमें जानकारी दे रहे थे व्यापारियों के बारे में, व्यापार के बारे में और बदलते परिवेश के बारे में। दोस्तों, ऐसी ही शख्सियतों के साथ, ऐसे ही मुद्दों के साथ और ऐसी ही चीज़ों के साथ जो आपके ज्ञान के भंडारण में आपको आगे ले जाए, ऐसी बातों के साथ हम आप तक आते रहेंगे। तब तक नीलेश फरकाड़े को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।